कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा देश विविधताओं से भरा है। ऐसे में बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन की तो सेवन सिस्टर्स की खूबसूरत वादियाँ, नदियाँ, पहाड़, मैदानी इलाके, सुंदर हरियाली और चाय के बागान हमारी जहन में उतर आते हैं। एक समय था जब कनेक्टिविटी के लिहाज से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के दूसरे राज्यों से टूटे हुए थे, लेकिन बदलते समय के साथ पूर्वोत्तर के इलाकों में विकास की रफ्तार भी बढ़ी है। लेकिन ये रफ्तार ज़मीनी स्तर पर कितनी बड़ी है, इसकी बात पूर्वोत्तर के इलाकों का दौरा किए बगैर करना ज़रा बेईमानी होगा। इसलिए सनसेट टीवी आ पहुंचा है असम के सिलचर में, और इस बार न्यू इंडिया डिबेट होगी असम यूनिवर्सिटी में। तो असम के विकास और ज़रूरतों को लेकर के असम के युवाओं की क्या कुछ राय है, आइए जानते हैं असम यूनिवर्सिटी के छात्रों से। उत्तर पूर्व राज्य के विकास को केंद्र में रखकर बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये भी जरूरी है कि क्या वाकई पूर्वोत्तर के राज्य के लिए देश की राजधानी दिल्ली अब दूर नहीं रही? क्या वाकई शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्वोत्तर में पहले की तुलना में अब बेहतर काम हुए हैं? क्या सड़क और रेल कनेक्टिविटी की जो कोशिशें थी वो पहले की तुलना में सही दिशा में और बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज जानेंगे न्यू इंडिया डिबेट में, और असम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत। नमस्कार असम यूनिवर्सिटी, आप नारा केमन आछेन? आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, पूर्वोत्तर के विकास में पहले की तुलना में अब क्या कुछ बदला है? आज़ादी के 75 साल बाद 2015 को यहाँ पे हम लोगों ने ब्रॉडगेज देखा। वो मतलब यही डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारे इलाकों पे इसका कनेक्टिविटी हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। स्किल्ड इंडिया में बहुत सारा बच्चों को मतलब यंग स्टूडेंट को शिक्षा दिया गया है, लेकिन उसमें भी एक बात है, जो शिक्षा दिया गया है उससे जो नौकरी नहीं क्रिएट हो रहा है। नौकरी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आप बोलिए जो मेडिकल कॉलेज बहुत सारा हो गया नया, लेकिन जो इंडस्ट्री है अभी तक नहीं आया है। तो इंडस्ट्री नहीं आने से हम लोग का जो स्टूडेंट, जो यूथ को जॉब नहीं मिलेगा, और जॉब का जो स्केर्सिटी हम लोग फील कर रहे हैं। हम लोग का जो साथी है उन लोग अभी तक पढ़ के मास्टर्स करके अभी तक बैठे हैं, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा। जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोशिशें और ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, और जैसे इंडस्ट्रीज यहाँ पर ज़्यादा आएंगी आप लोगों को बेहतर अवसर उसके मिल सकेंगे, ऐसा कुछ सोचना है। नौकरी तब आएगा जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम 2014 बिफोर एंड आफ्टर के हिसाब से नहीं देख सकते, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी देखिए जो NH-27 है, अभी 20 साल हो गया लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सारा रोड कनेक्टिविटी भी ऐसे पड़ा हुआ है, उसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तभी तो लोग बाहर से आएंगे, आसाम को देखेंगे, यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि अभी रेल कनेक्टिविटी, हाँ, बिफोर 2014 एंड आफ्टर बहुत सारा डेवलपमेंट स्पेशली रेल कनेक्टिविटी में हुआ है। लेकिन अभी भी आप देखिए, हम सिलचर में हैं। सिलचर इज द गेटवे ऑफ 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मणिपुर। लेकिन क्या हुआ, अभी तक उसका कैपिटल भी कनेक्ट नहीं हुआ सिलचर से। तो उस हिसाब से अगर हम ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं तो टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा चांस है। लेकिन अभी तक ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ कि हम टूरिस्ट को बाहर से बुला सकते हैं। अभी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट ऐसे हो गया कि गुवाहाटी बेस्ड डेवलपमेंट हो गया। अगर हम असम के बारे में भी बात करते हैं, सिर्फ गुवाहाटी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन असम का जो बाकी हिस्सा है उस पर ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब विकास की रफ्तार धीमे है, उसे और ज्यादा तेज करने की जरूरत है। ऐसा में आपको लगता है कि सड़क कनेक्टिविटी पर यदि बेहतर काम किया जाएगा तो रोजगार, व्यापार, पर्यटन सभी को मजबूती मिलेगी और उसमें फिर आप एक बेहतर तस्वीर देख पाएंगे, ऐसा सोचते हैं क्या? हाँ, सड़क कनेक्टिविटी बहुत मायने रखता है, क्योंकि देखिए एक सोसाइटी और एक जगह का अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो दो तरह की चीज़ों पे डेवलपमेंट डिपेंड करता है। कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल में आता है, देखिए अभी टार रोड्स हम एक मानदंड
कह सकते हैं। टार रोड्स में ऐसे कोयले वाला रोड, अच्छा वाला रोड, सड़क कनेक्टिविटी उसमें आता है। अभी सोशल में आ गया तो पढ़ाई लिखाई, तो शिक्षा का हार वो तो बढ़ा है। 2014 के बाद वो नोशन अच्छा है कि हाँ, जो गवर्नमेंट है वो चाह रहा है कि हाँ आगे बढ़े। नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में ही जैसे पहले शिक्षा का हार अरुणाचल में कम था, लेकिन अभी बढ़ा है। मिजोरम में पहले से ज्यादा था, अभी अच्छा हो रहा है। आप सभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और आपके अपने इनोवेटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ही रह रहे हैं पूर्वोत्तर में। आप यहाँ की इलाकों को, यहाँ की परेशानियों को कहीं ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सरकार से क्या कुछ अपेक्षाएं आप रखते हैं कि यदि हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, तो उसमें क्या कुछ सुधार प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को तवज्जो दे, साथ साथ न्यू एम्प्लॉय जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से उसको तालमेल मिला के, जैसे हमें आज के तारीख पे बच्चे एमए पास या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इनको पता लगता है कि मुझे क्या करना है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। भारत की नींव को अगर सही तरीके से रखना है, रीढ़ को अगर सही तरीके से बनानी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को भी इम्पोर्टेंस मिले, ताकि आज के डेट पे जितने सारे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं सबको पढ़ने के बाद अपने हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से इनको नौकरी मिले। ठीक है, तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसमें यदि हम बात करें पूर्वोत्तर की, तो हम देख रहे हैं कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो बहुत सारे खुले हैं यहाँ पर, जिससे कि युवाओं को एक बेहतर मंच मिल सके काम करने का और अपने आप को साबित करने का भी। तो आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कुछ ये जो प्रयास हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं पूर्वोत्तर के विकास में? जब भी हम शिक्षा विभाग के बारे में बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब के साथ रिलेशन रहता है, अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो मेरा मानना ये है कि जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, तो उसमें वो लाने से बहुत एक बेहतरीन प्रभाव होगा, पर वो उसका इफेक्ट जो है वो आते आते अभी भी कुछ साल है वहाँ पे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा, फिर वो इम्प्लीमेंट होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मेरा जो मानना है, सुझाव भी है, जैसे कि हम लोग को बचपन से पढ़ा गया है कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो मेरा मानना है कि डिजिटल इंडिया के साथ उसको लेके मैं डिजिटल इंडिया को विद द हेल्प ऑफ डिजिटल इंडिया वी कैन समहाउ प्रोमोट अबाउट एग्रीटेल इंडिया, लाइक एग्रीकल्चर फर्स्ट देन सेकेंड इनिंग्स में डिजिटल। इसका लॉजिक ये है क्योंकि डिजिटल इंडिया अगर हम बोलेंगे तो हम लोग वो यूथ सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट द पीपल हु आर एजेड, जिनका ऑलरेडी एजुकेशन से उन लोग का अभी नाता नहीं है, तो हम लोग क्योंकि एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है भारत, तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग सब ने बचपन में एक बार कोई ना कोई पौधा लगाया है, तो वो हम लोग के ब्लड में है। तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर और डिजिटल को, तो एग्रीटेल हो गया, तो उसको अगर हम लोग कहीं पे सुझाव करके अगर उसको हम रियल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो क्या होगा ना, ये टेस्ट मैच के जैसा होगा। फर्स्ट इनिंग्स में एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं, सेकंड इनिंग्स में अबाउट द डिजिटल इंडिया। ये बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन फिर भी यदि मैं बात करूं रोड कनेक्टिविटी की, तो जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि पूर्वोत्तर में विशेष और त्वरित सड़क निर्माण को लेकर के सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, और भारतमाला जो परियोजना है उसके तहत अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपए और ज़्यादा। तो आपको लगता है कि रोड कनेक्टिविटी जो है उस पर अब भी और ज़्यादा बेहतर काम करने की ज़रूरत है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आप उन सारी समस्याओं का सामना सामने से करते हैं, मतलब आपको महसूस होता है जब आप ट्रेवल करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्या कहेंगे? मेरा ओपिनियन ये है कि ऑब्वियसली आफ्टर 2014 द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, ब्रॉड गेज बेटर हुआ है, देयर हैज़ बिन लाइक नेशनल हाईवेज बेटर हुए हैं, बट द थिंग इज सर कि अगर मतलब हम लोगों का जो इनसाइड इंटीरियर पार्ट्स से अभी तक मेनलैंड के साथ जो कनेक्टिविटी है दैट इज स्टिल लैकिंग सर। जो जहाँ पे कनेक्शन हुआ है वो वाले पार्ट पे सर पीपल कुड स्टिल अफोर्ड, बट विलेजेस बोलिए या फिर वहाँ से अगर आप रोड सड़कें देखेंगे सर, मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको अभी तक मतलब देखने को मिलेगा कि सड़कें लाइक द रोड्स हैव नॉट बीन प्रॉपरली डेवलप्ड, बिकॉज अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनी सीजन होता है तो बिकॉज ऑफ द मानसून उस हिसाब से रोड्स हैव नॉट बीन डेवलप्ड, बिकॉज मतलब थोड़ा बारिश आने पे ही बाढ़ आ जाता है, फिर रोड्स खराब हो जाते हैं। तो रोड्स को ऐसे बनाना चाहिए कि इट लास्ट्स लॉन्ग एंड इट शुड कनेक्ट टू द इंटीरियर इंडिया, इंटीरियर नॉर्थ ईस्ट, सॉरी। जो सुदूर इलाके हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पर भी काम तेजी से होना चाहिए। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि
रेल कनेक्टिविटी जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन की, उसको आप कैसे देखते हैं और उसमें क्या कुछ सुधार आप सोचते हैं? I think the landslide is a big problem in connectivity in Northeast. Okay. That's why my suggestion is that government should work. Government को landslide रुकने के लिए काम करना चाहिए. It's create many problem in Northeast. ठीक है, फिर भी रेल कनेक्टिविटी की जो स्थितियां हैं उसको आप कैसे देखेंगे और उसमें क्या कुछ और काम बेहतर हो सकता है? I mentioned 2014 specifically because उसके बाद ही ना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल सिलचर में आप देख लीजिए, उसके पहले भी मेट्रो गॉज था, फिर ब्रॉडगेज आया, उसके बाद 2014 के बाद ही आया. जैसे बोगीबिल का भी वो जो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज था वो भी कंप्लीशन हुआ है. डेफिनेटली हाँ सर, इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है. और उसके साथ जैसे मैंने दोस्त ने बताया कि लैंडस्लाइड्स का भी इशू है. फिर ऐसे बहुत सारे इश्यूज है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी शिलोंग जाने के लिए रेलवेज नहीं है. तो शिलोंग इज ए मेजर टूरिज्म हॉटस्पॉट, बट स्टिल connectivity is an issue there. If we look at the airport situation at Shillong, वहाँ भी सर सिर्फ एक ही फ्लाइट आता है, वो भी 3-4 दिन हफ्ते में कोलकाता से. So if someone wants to visit, it's either by road, and road का भी since it's a hilly area, definitely सर उसमें प्रॉब्लम होता है कि लैंडस्लाइड आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है. वही है सर इशू. ठीक है, ठीक है. और रेल कनेक्टिविटी में सकारात्मक क्या कुछ हुआ है? कुछ बेहतर आपको महसूस होता है कि ये पहले सुविधाएं नहीं थी या ये कनेक्टिविटी पहले नहीं थी वो अब है, ऐसा कुछ देख पाते हैं क्या? अच्छा हाँ, बेसिकली जैसे अभी न्यूली जिरीबाम टू इम्फॉल एक नया प्रोजेक्ट हो रहा है जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट ग्रीड फार्म रेलवे प्रोजेक्ट होने आए. उसमें से जैसे गुवाहाटी का मेट्रो प्रोजेक्ट भी है जिसका डीपीआर अभी तक बन रहा है. तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जिसका जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होना चाहिए. जैसे मेट्रो गुवाहाटी मेट्रो जिसका अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया था, लेकिन इसका डीपीआर अभी तक नहीं बना. तो ये सजेशन मेरा होगा कि इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसे ही बहुत इम्प्लीमेंटेशन कारण ही बहुत जल्दी वो बैकयार्ड चला गया था. तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा फोकस देना. ठीक है, मतलब नीतियां तो बहुत सारी बनती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन सही समय पर और तेजी से हो जिससे कि आपको लाभ मिल सके. रेल कनेक्टिविटी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते, मैं पूजा पांडे डिपार्टमेंट विजुअल आर्ट से बोल रही हूँ. रेल कनेक्टिविटी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि पहले से बहुत अच्छा हुआ है हमारे इस साइड पे अभी, लेकिन हाँ जैसे कि इन्होंने भी कहा है कि कुछ स्थानों पे अभी भी दिक्कतें हैं जो मेन लाइन पे आके नहीं संजोग हुआ है. ये तो ठीक है. मैं दूसरा साइड में थोड़ा कुछ कहना चाह रही हूँ. जैसे कि अस्पताल, हमारे यहाँ पे प्राथमिक अस्पताल के लिए मतलब बहुत कम सुविधाएं हैं. कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारे साइड में, उत्तर पूर्वांचल के साइड में हम लोग को बाहर जाना पड़ता है. तो उसके लिए हर साइड में तो मतलब प्रॉब्लम होता है. कोई लोग मतलब पूर्व भी होते हैं, वो लोग सर बाहर जल्दी नहीं जा पाते हैं. तो अगर सरकार इस मसले पे ध्यान दे कि प्राथमिक अस्पताल में भी थोड़ी अच्छी मतलब क्वालिटीज़ के जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी लाया जाए, मेडिसिन मतलब अच्छा क्वालिटी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा. आप क्या कहना चाहेंगी? स्वास्थ्य सुविधाओं को और ज़्यादा कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर स्थिति बेहतर है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सुविधाएं नहीं हैं? इस रीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत, नॉट अप टू मार्क, थोड़ा बहुत जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो सिलचर में है. तो कुछ भी हो जाए तो तीनों डिस्ट्रिक्ट से आना पड़ता है. कम्युनिकेशन भी इज़ नॉट दैट गुड. फिर अगर कुछ मेजर इश्यूज हो गया तो हम लोग को गुवाहाटी जाना पड़ता है. जो असम में सिर्फ एक गुवाहाटी ही है जहाँ पे थोड़ा अच्छा है, बाकी रीजन्स में नहीं है, या फिर शिलोंग में एक है. तो ये मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ही बोलूँगी. कुछ भी मेजर हो तो हमें बाहर जाना पड़ता है. तो ये फैसिलिटीज़ थोड़ा देना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स लाना चाहिए. नो डाउट डॉक्टर्स है, बट बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द पुअर फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रूमेंट्स, तो कुछ भी मेजर इश्यूज होने से हमें बाहर जाना पड़ता है. जैसे कि हेल्थ हमारा बेसिक नीड्स है. बहुत लोग मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने के वजह से बहुत लोगों का डेथ हो जाता है, या फिर मतलब कम्युनिकेशन के वजह से हो जाता है. सब कोई एफोर्ड भी नहीं कर पाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब नीड ऑफ द आवर है. तो इस शिक्षा और स्वास्थ्य ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जिन पर काम प्राथमिकता से ही होना बहुत जरूरी है. क्या कहेंगे सर? शिक्षा के बारे में अगर हम स्पेशली आसाम के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो अभी का चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने बहुत सारा काम किया. स्पेशली अगर हम रिक्रूटमेंट के बारे में बोलते हैं तो मोर देन 50,000 टीचर्स लास्ट 5 साल में उन्होंने रिक्रूट किया. और पहले वो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर भी थे. तो
उस हिसाब से, लेकिन उसमें खामियां ये है कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सपोज बहुत विलेजेस एरिया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी का सुव्यवस्था नहीं है। अगर एक स्टूडेंट को कुछ भी तकलीफ होता है, पानी भी नहीं, बेसिक फैसिलिटीज़ तो है, पानी वो भी नहीं मिल रहा है एट प्रेजेंट। अभी भी ये समस्या बहुत बड़ा है। और अगर हम इंफीरियर इलाके में जाए तो क्या होता है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो लोग अगर चाहकर भी हम स्कूल पहुंच नहीं पाते। बहुत सारे जगह में ऐसे है कि ब्रिज के उस पार जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ब्रिज भी नहीं है। अगर हम उस बेसिक फैसिलिटीज़ को हम अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हमें लगता है हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक बात देखिए, हम डिजिटल इंडिया के बारे में बोलते हैं। डिजिटल इंडिया अगर हम क्लास 1 से, प्राइमरी लेवल से उनको हम उस हिसाब से पढ़ाते हैं डिजिटल माध्यम से, तो उस पर क्या होता है, हमारा जो स्किल इंडिया है उस पर भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है। फिर होता है एम्प्लॉयमेंट। अगर हम पहले से ही लोग को डिजिटलाइज करते हैं, उसका सिस्टम को डिजिटलाइज करते हैं, तो बहुत सारा सुविधा ऐसे है कि हम उसको एक्सेस कर पाते हैं और फ्यूचर में भी उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। भारत के हर नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर प्राथमिकता से काम होना चाहिए, क्योंकि ये प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकताएं देश के हर नागरिक की हैं। फिलहाल हम न्यू इंडिया डिबेट में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पूर्वोत्तर के युवाओं से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बेहतर और किस तरीके से किया जा सकता है पूर्वोत्तर की दिशा और पूर्वोत्तर की व्यवस्था को सुधारने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. Kidneys are a very important part of our body. Chronic kidney disease is common, is preventable, and is treatable. Early diagnosis of chronic kidney disease is extremely important, as the late stages produce severe disease. Patients reaching more advanced stages of chronic kidney disease, there is hope for them in the form of dialysis and kidney transplantation. Let's learn from our experts how to keep our kidneys safe. Only on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। असम यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं और अब आप सभी से ये जानना भी ज़रूरी है कि हम चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं, और ये भी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारी सोच पर निर्भर करती हैं। तो इनोवेटिव थॉट्स और जो आइडियाज़ हैं उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत सारी परेशानियां हैं, काम पहले की तुलना में कुछ बेहतर हुए हैं और ज़्यादा होने भी हैं, लेकिन क्या कुछ थॉट्स आपके मन में आते हैं कि इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जिससे कि जो पूर्वोत्तर के जो लोग हैं उनका जीवन आसान बन सके? असम का ओवरऑल, असम या नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हम देखना चाहते हैं तो असम का लाइफलाइन है रिवर ब्रह्मपुत्र। ओके। जो आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले उसका जो लेंथ एंड ब्रेथ था वो बहुत कम था। उसके साइड में जो ब्रह्मपुत्र को बेस करके जो कल्चर था, जो एग्रीकल्चरल लैंड था, जो पीपल्स थे, वो लोग आज रिवर ब्रह्मपुत्र के इरोशन के वजह से वो लोग डिस्प्लेसमेंट, उन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके। तो ये इफेक्ट करता है हम लोगों के चारों तरफ से। जैसे कि पहले एग्रीकल्चरल लैंड बहुत सारा था, वो अभी बैरन लैंड है, उसमें अभी कुछ भी नहीं होता है। जो लोग वहाँ पे सेटल थे वो लोग अभी गली गली पे, शहरों में, दूसरे जगहों पे रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। ओके। सेकंड प्रॉब्लम हुआ, जो भी एजुकेशन पॉलिसी हो या स्कूल वगैरह हो, वहाँ पे जो सेटअप था वो अब नहीं रहा। वहाँ पे साल के 8 महीने तक पानी रहता है। ओके। तो एक बच्चा 8 महीना स्कूल नहीं जा पाता है। बाकी जो 4 महीना रहता है, बाहर से टीचर लोग जाके वहाँ पे स्कूल सेटअप करता है। ओके। तो 4 महीने के बाद उन लोगों का स्कूल फिर से बंद हो जाता है। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल जो सेटअप है उस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि आप अभी अपना एजुकेशन पूरा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने वाले होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ विकल्प आप सबके सामने हैं? और यदि मैं बात करूं जॉब से आगे बिजनेस की, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी क्या आप कमेंट्स देना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स
देखा गया है कि सरकारी नौकरियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ से होता है कि यहाँ का जो इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो होता है कि यहाँ का ग्रेडेशन थोड़ा कम है बाहर के इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ से पढ़ने के बाद बड़े बड़े कंपनीज पे हम डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। वहाँ बाहर जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स होता है क्योंकि स्किल का एक डिफरेंस रह जाता है। बाहर जाने के बाद कम्पीट करने का वो माइंडसेट जो है ना वो कम रहता है। तो इसलिए ज़्यादातर टारगेट करते हैं कि मतलब सरकारी नौकरी में चले जाए। लेकिन आज पिछले 5 या 10 साल में हम लोग कंपेयर करें तो देखा गया है कि सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा नौकरी हम लोगों को दे रहा है। कई सारे कंपनीज वगैरह हैं या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा तब कंपनीज यहाँ भी आ सकता है, उनका फैक्ट्रीज खोला जा सकता है। तो यहाँ पे ऑपरेशंस में, मार्केटिंग में, डिफरेंट सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस को लेके जो पढ़ाई कर रहा है, फिर डिफरेंट सेक्टर में बहुत लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके आप कुछ बोलना चाह रहे थे? किसी को कुछ करना होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई डिग्री चाहिए। मे भी कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि उसको बेरोजगार रहना चाहिए। ही माइट हैव सम काइंड ऑफ अनदर टैलेंट। उसको मे भी बिजनेस करना अच्छा लगता होगा, उसको मे भी स्पोर्ट्स में अच्छा होगा या फिर डांस में अच्छा, किसी भी चीज़ में अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट में उन सब का स्कोप बहुत कम है। अगर मुझे खुद स्पोर्ट्स खेलना होगा तो इतना ग्राउंड नहीं है, इधर बहुत चीज़ का अपॉर्चुनिटी कम है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ डिग्री का बात नहीं है, बहुत सारा चीज़ों का अगर स्कोप, स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात आप कर रहे हैं। ओलंपिक्स में नॉर्थ ईस्ट डिड अ ग्रेट जॉब, बिल्कुल। सो एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दिस। आपको लगता है कि यदि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को और ज्यादा बेहतर बनाए तो फिर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा मजबूती मिल सकती है और यहाँ उत्तर पूर्व के लिए भी बेहतर हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली अगर स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो और ज़्यादा, ऑलरेडी मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है, बहुत सारा है। और क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो खुद ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। और आपने जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला है तो मैं मतलब बोलना चाहूँगा कि सीएम ऑफ असम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है हम लोग को, यूथ को। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सो दैट एवरीवन गेट्स एक्यूमुलेटेड अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, ताकि खुद से भी रोजगार किया जा सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी थोड़ा ठीक बात है। देखिए, सरकारी जो जॉब्स हैं वो एक सीमित हैं, लेकिन उसमें फिर या तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस या फिर प्राइवेट नौकरी, ये जो विकल्प हैं, इन विकल्प के बारे में we are talking about the job creations and job facility. So as I am doing research in linguistics, so there are many subjects at the college level which has not been introduced in the university level. So there are many PhD degree holder who are sitting at home because this subject is not available at the college or university level. And so my suggestion, if government introduce those subjects at the college or university level, I think those guys will get the opportunity and can make an establishment in their life. बिल्कुल ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बेहतर जो मौके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, इसको लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक पहली ज़रूरत बताया। और क्या कुछ सजेशंस हैं और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है असम की, वो है बाढ़ की। लगभग 50% जो असम का जो क्षेत्र रहता है 8 महीने से 9 महीने तक वो बाढ़ ग्रस्त रहता है। और जब ये अपने उफान पे रहता है तो वो काफ़ी जंजाल को खतरा करता है, काफ़ी जाने जाती हैं, काफ़ी नुकसान होता है सामान का, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, डेवलपमेंट कुछ नहीं होती है, बच्चों का एजुकेशन रुका होता है। ये मतलब कि इट्स लाइक द, आप जिंदा नहीं रहेंगे तो आप आगे कैसे काम करेंगे? तो हमें सबसे पहला ये काम करना चाहिए, सरकार को सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि हाउ टू प्रिवेंट फ्लड्स। और ऐसा नहीं है कि देर आर टेक्नोलॉजीज नहीं है या फिर हम बहुत पीछे हैं। हम लोग ऑब्वियसली रो सकते हैं, हम लोग कैनल्स बिल्ड अप कर सकते हैं, हम लोग बड़े बड़े डैम्स बना सकते हैं, हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन हमें इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और ये बहुत ही ऑन द ओवर डिमांड है, मतलब हमें चाहिए ही चाहिए। इट्स लाइक कि हम अगर ये नहीं करेंगे, ये अगर क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो बहुत लोगों को जान की खतरा है। डेवलपमेंट अगर वहाँ पे बाढ़ रहेगा 8 महीने तो किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके का एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, किसी भी एकदम बेसिक्स नहीं हो पाएंगे। तो हम रेल कनेक्टिविटी की बात छोड़ दें, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की बात छोड़ दें, वहाँ पे सबसे बेसिक ये है कि वहाँ पे जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें बाढ़ को हमें खत्म करना पड़ेगा, वो वहाँ पे बाढ़ प्रिवेंशन, फ्लड प्रिवेंशन हमें करना पड़ेगा। सरकार को इसके तहत काफ़ी सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। फिर भी सरकार की जो अब तक के प्रयास हैं पूर्वोत्तर को केंद्र में रखकर, जैसे हर महीने एक केंद्रीय मंत्री की यात्रा पूर्वोत्तर के राज्यों में हो, क्योंकि अगर केंद्रीय स्तर पर कुछ कोशिशें की जाती है तो फिर जो स्थानीय प्रशासन है वो भी थोड़ा सा जागरूक और सजग रहता है, जवाबदेही एक तय होती है। आपको लगता है कि
उस दिशा में अब काम बेहतर हुआ है और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन फिर भी आप लोगों की क्या सोच है? मोस्टली हम लोग सब बात करते हैं लाइक गवर्नमेंट के लिए, मतलब ये चेंजेस शायद गवर्नमेंट ये सब कर सकते हैं, लाइक हम लोग मोस्टली ऐसे बात करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है। लाइक हम सबको अवेयरनेस चाहिए। जैसे कि फ्लड की अगर हम लोग बात करें, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ड्रेन ब्लॉक के लिए होता है। सिंपल कुछ बारिश हुआ ड्रेन ब्लॉक हो जाता है। लाइक हम लोगों को मतलब ये इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि हम लोग मतलब गंदा ना करें, स्वच्छता हम लोग ट्राई करें। मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक ट्रबल्स हम लोग दूसरों को करते हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है ये सब प्रॉब्लम के लिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है, बहुत सारे ऐसे रूल्स ऑर्डर्स देते हैं कि टीचर्स का अच्छे से ट्रेनिंग होना चाहिए, फिर बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लाया जाता है, मिड डे मील स्कीम ऐसे कुछ। लेकिन मुझे यह लगता है कि बच्चे जो स्कूल लेवल में स्कूल में जो आएंगे, क्योंकि यहाँ का जो लोकेशन है बहुत से ऐसे बैकवर्ड एरियाज है, इसमें जो बच्चे जाएंगे बहुत से ऐसे मतलब गरीब होते हैं, तो उनको स्कूल में लाने का वो जो स्कूल में आएंगे वो क्यों आएंगे, क्योंकि उसका जो पेरेंट्स है वो बहुत गरीब होते हैं। तो बच्चे को वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे को किसी काम पे लगा दूं तो मेरा घर चल जाएगा। तो वो उसका सॉल्यूशन पहले होना चाहिए। स्कूल ड्रॉप आउट का इशू बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो उसके बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा सोचने से अच्छा होगा, कैसे अवेयर किया जा सकता है ये सब। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की बात इन्होंने की। मैं फिर से बात करूँ यदि हेल्थ फैसिलिटीज़ की, मैं बात करूँ यदि कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है कि लोग किस हालात में यहाँ पर रह रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? सर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो आप एजुकेशन सेक्टर के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वहाँ पे बेसिकली फोकस किया गया है कि जो लोकल लैंग्वेज है उससे। लेकिन अभी सरकारी स्कूल में देखिए लोकल लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश हो रहा है। तो इससे अगर हम लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा फोकस करेंगे, जो बैरियर है वो बैरियर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या स्किल एजुकेशन एक विकल्प हो सकता है? क्योंकि स्किल एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी चीज़ का कोई बंधन नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें यदि आप काम करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। क्या कहेंगे? हाँ, डेफिनेटली स्किल एजुकेशन इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम जब भी नॉर्थ ईस्ट से, असम से, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाते हैं तो वी फेस दिस लैंग्वेज प्रॉब्लम। कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनको सिंस चाइल्डहुड अच्छा एजुकेशन मिलता है, जो इंग्लिश बोल पाते हैं, अच्छा हिंदी बोल पाते हैं। जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है दैट इज़ ए वेरी प्रोग्रेसिव पॉलिसी, बट उसमें भी एक वही दिक्कत है कि स्किल्स को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। किसी के पास उतना टैलेंट नहीं है, जो अगर फॉर एग्जांपल समवन वांट्स टू डांस, उसको वो डांस को परस्यू करने का उसको मोटिवेशन नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं अभी सिलचर से रिसेंटली अभी बहुत सारे लोग नेशनल टेलीविजन में, नेशनल रियलिटी डांस शोज में जाके अच्छे परफॉर्म करते हैं। बस उनका वही दिक्कत रहता है कि उनको वो जो मोटिवेशन चाहिए, जो पुश चाहिए, वो उनको नहीं मिलता। तो वो अगर स्कूल करिकुलम में इंक्लूड हो जाता तो सर वो बहुत फैसिलिटेट करता है इस डेवलपमेंट को। सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, अनस्किल्ड लेबर्स का, कि अगर आपको पता ना हो कि इतने सारे लोग बाहर जाते हैं बेंगलोर, मुंबई, जस्ट टू बी अ सिक्योरिटी गार्ड। मतलब सिक्योरिटी गार्ड जैसे पोस्ट के लिए ये लोग बाहर जाते हैं। अगर इन लोगों को थोड़ा स्किल्ड एजुकेशन दिया जाए और यहाँ पे थोड़ा स्मॉल स्किल इंडस्ट्रीज ही एस्टेब्लिश किया जाए, तो नॉर्थ ईस्ट इज फेमस फॉर हैंडलूम्स एंड ऑल, तो ये नॉर्थ ईस्ट विल ग्रो इन ट्रिमेंडस वे, जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो वी शुड फोकस ऑन दैट, बिकॉज अभी तक वी आर लाइक, अगर शशि थरूर जी के भाषा में बोला जाए तो वी आर स्टिल स्ट्रेंजर्स इन आवर ओन लैंड सर। तो बस वही चीज़ है कि थोड़ा स्किल्स इनमें अगर भरा जाए तो ये लोग मतलब आसमान छू सकते हैं। क्या बात है। और ये जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत प्रतिभा है यहाँ पर, अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं हमारी, तो पूर्वोत्तर की जो दूसरी कलाएँ हैं बहुत सारी, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के भी एक बेहतर मंच दे सकते हैं। आपको लगता है कि उन छोटी छोटी चीज़ों को, जो कि पूर्वोत्तर के किसी गांव के किसी कोने में छुपी हुई है, उसको वहां से निकाल करके हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर खड़ा करें तो एक बेहतर तस्वीर बन सकती है? आपको लगता है ऐसी कोशिशें भी होनी चाहिए? बिल्कुल सर, ऐसी कोशिशें बिल्कुल होनी चाहिए। उसके लिए सरकार को हर एक जगह पे पहुंचनी होगी, या फिर ऐसा कोई संस्था होना चाहिए जो ये सब सेक्टर को देखे। ठीक है, देख के उनको गांव से निकाल के लेके आए। हिमा दास और मीराबाई चानू, ये पूर्वोत्तर राज्य की दो ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर की छोटी सी जगह से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नाम और मान को बढ़ाया है। ये एक झलक भर थी पूर्वोत्तर राज्य की प्रतिभा की। तो सोचिए, यदि
प्राथमिकता के आधार पर यदि बेहतर संसाधन, बेहतर सुविधाएं पूर्वोत्तर राज्य को दी जाए, यहाँ के युवाओं को दी जाए, तो ये कमाल कर सकते हैं बड़े स्तर पर। हम उम्मीद करते हैं कि इन युवाओं के जो विचार हैं, इन युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं, इन युवाओं की जो ज़रूरतें हैं और इन युवाओं के जो सुझाव हैं वो सरकार तक पहुंचेंगे और पूर्वोत्तर को बेहतर बनाने की दिशा में और ज़्यादा प्रयास होंगे। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद न्यू इंडिया डिबेट देखने के लिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।